हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, या इसको हम cDNA लाइब्रेरी भी कहते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो इससे पहले आपने देखा होगा कि हम जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी को स्टैंडर्ड लेकर के। तो cDNA लाइब्रेरी किस तरीके से फॉर्म होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी से ये किस तरीके से डिफरेंट होती है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में आपसे बातचीत होगी। एक बात और बता दूं कि ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताएंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो और आपके लिए एक नॉलेज गेन की तरीके से हो, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि हाँ, आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ गई। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं cDNA लाइब्रेरी की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी? अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंसेज दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म और अ टिश्यू। इसको समझने के लिए ज़रा मैं दोबारा से इसको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी की भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स या टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ऑर्गन्स या टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब इस ऑर्गन या टिश्यू के अंदर भाई बहुत सारे यहाँ पे जो डीएनए पाया जा रहा होगा, जो कि सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में बहुत सारे जीन्स, अलग अलग जीन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि लीवर के अंदर एक्सप्रेस होने वाले जीन्स डिफरेंट होंगे, आइज़ के अंदर एक्सप्रेस होने वाले जीन्स डिफरेंट होंगे, हार्ट के अंदर एक्सप्रेस होने वाले जीन्स डिफरेंट होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंसेस। ये क्लोन्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोन्ड का मतलब है कि आपने जो भी डीएनए सीक्वेंस आपने निकाला है, वो डीएनए सीक्वेंस जो है वो आप किसी वेक्टर के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा रहे हो, उसकी क्लोनिंग करवा दे रहे हो। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए। यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए कहाँ पे? हर जो ऑर्गन होगा उसके लिए स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए होगा। ये बात आप मानते होंगे। टिश्यू, जो अलग अलग टिश्यूज़ या अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर पाया जाने वाला मैसेंजर आरएनए डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होंगे। तो अगर मैं आइज़ की बात करूं तो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए का कन्फिग्रेशन दूसरा होगा, यानी कि वहाँ पे जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होंगे दैट विल बी डिफरेंट। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके आइज़ की, तो आइज़ में पाए जाने वाले जीन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, वहाँ पे डिफरेंट जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो मैसेंजर आरएनए हमें अलग अलग टिश्यूज़ से या अलग अलग ऑर्गन्स से मिला है, इस मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम क्लोन करवा देते हैं। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आप उसको क्लोनिंग उसकी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन बातें मैंने बोली। क्या? सबसे पहले आपको किसी टिश्यू या ऑर्गन से आपको मैसेंजर आरएनए लेना है, उसके बाद उस मैसेंजर आरएनए से आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की क्लोनिंग करवा देनी है। तो दीज आर 3 स्टेप्स, ये 3 बातें हैं। अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा डायग्राम के साथ, आपको एक एक चीज़ समझ में आती हुई चली जाएगी। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ से हमें क्या निकालना है? पहले आप मैसेंजर आरएनए निकाल लीजिए। क्यों यहाँ से ऑर्गन्स और टिश्यूज से मैसेंजर आरएनए निकालना है? बिकॉज दिस विल बी स्पेसिफिक। ये हर ऑर्गन या टिश्यू के लिए जो मैसेंजर आरएनए वहाँ पे होगा वो स्पेसिफिक होगा। उस मैसेंजर आरएनए से आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेना है, cDNA बना लेना है। कैसे बनाना है वो सभी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बनाने के बाद इसको क्लोनिंग कर देनी है, इसको क्लोन कर देना है, किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई इस पहली स्लाइड से रिलेटेड। जो कुछ भी मैंने बताया ये दिस वाज इन द फर्स्ट स्लाइड, ये पहली स्लाइड की सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये कार्प जो बुक है आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में आप पढ़ते भी होंगे उसको, उसी से मैंने ये मेथडोलॉजी निकाल रखी है कि किस तरीके से अगर आप चाहें कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना, तो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस की जा सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किस तरीके से क्लोन करवाया जा सकता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने कोई टिश्यू या किसी ऑर्गन से आपने आरएनए को आइसोलेट किया। टिश्यू या ऑर्गन से आपने क्या किया? मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक। अब इस मैसेंजर आरएनए से क्या करना है आपको? इस मैसेंजर आरएनए से आपको डीएनए की सिंथेसिस करवानी है।
कैसे सिंथेसिस कराएंगे? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं, यू मेक यूज़ ऑफ अ प्राइमर। और प्राइमर क्या करता है? प्राइमर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करना है यहाँ पे। वो प्राइमर का इस्तेमाल करके डीएनए बना लेता है। आपको पता ही है ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए, इट विल सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक, तो ये बात हो गई। तो फिर से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से, उसको एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल किया, उस मैसेंजर आरएनए को हमने टेम्पलेट की तरीके से इस्तेमाल किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करवा देगा। तो यहाँ पे आप जो ये रेड वाला देख रहे हैं, दिस इज़ योर मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के साथ में हमारा यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज़ आवर डीएनए, ये मेरा डीएनए है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है? इन द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू डाइजेस्ट माई आरएनए। जो भी आरएनए था, अब देखिए आरएनए की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने एक स्ट्रैंड डीएनए का बना लिया है। ठीक है, मैंने एक स्ट्रैंड डीएनए का बना लिया है, मुझे अब आरएनए की ज़रूरत नहीं है। मैं आरएनए को डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो आरएनए को डिलीट करवाने के लिए, आरएनए को रिमूव करवाने के लिए आपके पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम आरएनएज एच कह देते हैं। आरएनएज एच का मतलब होता है हाइब्रिड, यानी कि ये हाइब्रिड कंडीशन में, जैसे हाइब्रिड कंडीशन का मतलब आरएनए और डीएनए साथ में मौजूद हैं, साथ में बेस फॉर्म का, साथ में जो मतलब पेयरिंग कर रहे हैं डीएनए और आरएनए। इस केस में अगर आप आरएनए को रिमूव करवाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रिमूव द आरएनए इन दिस पर्टिकुलर केस, तो आपको क्या करना होगा? आप आरएनएज एच दे दीजिए, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आरएनएज एच आपने दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया? जैसे ही आपने आरएनएज एच दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकिंग हो जाएगी। ट्रीट हाइब्रिड विद आरएनएज एच विच निक्स द आरएनए लीविंग द फ्री 3' OH ग्रुप्स। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या हो जाएगा? 3' OH ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि कटिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आरएनए जो है पार्ट पार्ट में टूट जाएगा, कुछ कुछ हिस्सा उसका टूट जाएगा, और यहाँ पे आपको फ्री 3' OH एंड्स मिल जाएंगे। ठीक, किसके ऊपर फ्री 3' OH एंड मिले? मैसेंजर आरएनए के ऊपर फ्री 3' OH एंड्स मिले। इसके बाद आपने क्या यूज़ करना है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का इस्तेमाल करना है। अब आपको पता है ना कि डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है, और तो और साथ में जो अगर आपके जो बीच में आरएनए वगैरह का प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी इसके पास यहाँ पे होती है, यानी कि डीएनए के आरएनए के स्ट्रैंड को ये साथ के साथ रिमूव करता जाएगा और साथ में डीएनए को बनाता हुआ भी चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या हुआ कि जहाँ पे फ्री 3' OH एंड था उसको आरएनए फ्रैगमेंट्स को एज अ प्राइमर यूज़ किया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? यूजेस आरएनए का 3' OH एंड इसको यूज़ करता है एज प्राइमर्स, और डीएनए की सिंथेसिस करवाता हुआ चला जाता है। क्यों डीएनए की सिंथेसिस कराएगा? बिकॉज इट इज़ हैविंग 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी उसके पास होती है। याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा क्रिएट हो गया। दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो शुरुआत में मेरे पास यहाँ पे आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड था, आरएनए एंड डीएनए का हाइब्रिड था। उसमें मैंने आरएनएज एच को ऐड किया, आरएनएज एच ने क्लीविंग कर दी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे। उस ओएच को लेकर के हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 ने स्ट्रैंड की एक्सटेंशन कर दिया, आरएनए को रिमूव करवा दिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसी को मैं डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए बोलता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या इसी को मैं सी डीएनए बोलूँगा। दिस इज कॉल्ड एज सी डीएनए। ठीक, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी समझिए। बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू योर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई। जो जैसे कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पे देखिए ये मैसेंजर आरएनए है, इफ़ दिस इज़ योर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर एडेनिन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे साइटोसिन दिख रहा है, यहाँ पे ग्वेनिन दिख रहा है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा होगा, अगर ये आरएनए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा होगा
इसको मैं सी डीएनए बोलूँगा। ये सी डीएनए पे क्या होगा, एडिनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनना चाहिए, थाइमीन बनना चाहिए। ठीक, तो थाइमीन यहाँ पे आ जाएगा। साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनना चाहिए, गुआनिन बनना चाहिए। गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनना चाहिए, साइटोसिन बनना चाहिए। तो क्योंकि ये आरएनए के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी इसको कहा जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये हमारा बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन करके तैयार हो गया है। दिस इज़ माय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सॉरी, अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन करके तैयार हो गया है। मुझे इसको, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ ऐड कर देना है। पता है ना आपको, तो प्लाज्मिड कहाँ पे पाया जाएगा, प्लाज्मिड किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अब आप क्या करते हैं, कुछ डीजीटीपीज़ को ऐड कर देते हैं, यानी कि इस डीएनए पे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के ऊपर कुछ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया दोनों एंड्स के ऊपर, और प्लाज्मिड डीएनए में कुछ ये साइटोसिन को ऐड कर दिया दोनों एंड्स के ऊपर। ठीक, तो ये कौन से एंजाइम की मदद से किया जा सकता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से ये टर्मिनल्स के ऊपर गिवन न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, तो ये एंजाइम क्या करेगा, दिस एंजाइम विल बी एडिंग जीज एंड सीज ऑन द डीएनए स्ट्रैंड एंड द प्लाज्मिड स्ट्रैंड रेस्पेक्टिवली। तो डीएनए के ऊपर गुआनिन को ऐड कर दिया और प्लाज्मिड के ऊपर साइटोसिन को ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या कर दिया, दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ पे आई हैव मिक्सड बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो इसकी मदद से देखिए यहाँ पे क्या बन गया, प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड एक तरीके का वेक्टर है ना यार। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज अ टाइप ऑफ वेक्टर ओनली। तो वेक्टर में मैंने अपना गिवन डीएनए स्ट्रैंड को, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंसर्ट करवा लिया, और इसके बाद इस वेक्टर को उठा करके मैंने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। ठीक, तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया जी, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो गया मेरा गिवन डीएनए स्ट्रैंड। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्लोन करवा लिया। यही तो मैंने बोला था कि व्हाट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दिया अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। अब जब चाहूँगा मैं बैक्टीरिया को ग्रो करवा दूंगा फ्रेश मीडिया के ऊपर, तो मेरा डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा, मल्टीपल कॉपीज़ मुझे मिलने लग जाएंगी। दिस इज़ द केस। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ कि मैसेंजर आरएनए के केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, मैसेंजर आरएनए, थाउजेंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए हमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक गिवन, अगर हमें एक गिवन प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो हो सकता है प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत हाई रखना हो, तो उस केस में हमें थाउजेंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए मिल सकते हैं। कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं वो बेसल लेवल पे एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत कम एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब मैसेंजर आरएनए के लेवल पे हमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मैसेजेस दिखाई देते हैं, और हर मैसेंजर आरएनए, जैसा कि मैंने बताया, कि अलग अलग अबंडेंस में पाया जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर जीन को सिंथेसाइज करने वाला किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला मैसेंजर आरएनए हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिज्म में, और वही मैसेंजर आरएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बहुत कम प्रेजेंट हो। डिपेंड्स अपॉन कि वो जीन कितना ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट एबंडेंस इन डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग एबंडेंस में ये पाया जाता है। अब एक सी डीएनए लाइब्रेरी जब आप बना रहे हो, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना, और ये किताबें वेल अरेंज रहती हैं। तो अगर हम सी डीएनए लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी पॉसिबल उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर सी डीएनए होंगे, उनको हम बैक्टीरिया के अंदर क्लोन करवा देंगे। तो इसी को मैं सी डीएनए लाइब्रेरी बोल रहा हूँ। तो सी डीएनए लाइब्रेरी बनाते समय एक खास बात का ध्यान रखना है कि मिलियंस और मोर डिफरेंट क्लोन्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, ताकि जो मैसेंजर आरएनए बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं, उनको भी
आप पकड़ सकें, उनके लिए भी आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकें। यानी कि अगर आपने ये रिपीटेड प्रोसेस नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि जो मैसेंजर आरएनए बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, हो सकता है कि आप उनको क्लोन करने से चूक जाएं। आप हो सकता है उनको क्लोन ही ना कर पाएँ, आप उनको डिटेक्ट ही ना कर पाएँ। इसी वजह से यहाँ पे इंश्योर करना है कि आपको मिलियंस या और ज़्यादा डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ क्लोन्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आप रेयरर से रेयरर मैसेंजर आरएनए को भी अपनी लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट करवा सकें। यहाँ पे एक एंजाइम का इस्तेमाल होते हुए आपने देखा, जिसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। कायदे से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेरी एफिशिएंट एंजाइम, बिकॉज ये थोड़ी दूर चलने के बाद जो स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का, उससे फॉल ऑफ कर जाता है, इट फॉल्स ऑफ। ठीक, तो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने से पहले ही ये फॉल ऑफ कर जाएगा, तो ये एक बड़ी गड़बड़ चीज़ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है आपको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ना मिल पा रहा हो। एक और बात, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन द पॉपुलेशन ऑफ फुल लेंथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये मैंने बताया कि इसका ये क्यों ऐसा है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो बहुत लंबे समय तक आरएनए के ऊपर नहीं चल सकता, मैसेंजर आरएनए के ऊपर नहीं चल सकता, थोड़ी देर बाद ही वो उससे उतर जाएगा। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल कम ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको फुल लेंथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, cDNA लाइब्रेरी की स्क्रीनिंग आपको रेगुलरली परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को अगर आप आइसोलेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो आपको स्क्रीनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी पूरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी की। यही चीज़ हमको जीनोमिक लाइब्रेरी में भी करना पड़ता था, बट जीनोमिक लाइब्रेरी का लेंथ और ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में तो सिर्फ और सिर्फ जीन्स को ही देख रहे हैं, उसी रीजन को देख रहे हैं जो आगे चल करके हमारा प्रोटीन बनाएगा। हम जीनोमिक लाइब्रेरी की तरीके से कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को नहीं यूज़ करते। यहाँ पे वी आर ओनली लुकिंग टू यूज़ दैट पोर्शन, सिर्फ उसी पोर्शन को यूज़ करना चाहते हैं जो कि आगे चल करके प्रोटीन बना रहा होगा। ठीक है, अच्छा, cDNA library screening is performed to isolate one particular sequence from a heterogeneous population of recombinant molecule। समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो है उसमें से आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप एक गिवन सीक्वेंस को आइसोलेट कर सकें। इसका एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? देखिए, cDNA लाइब्रेरी बनाने के बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के काम आता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी एक ऑर्गन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइप का जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा, जो हो सकता है दूसरे ऑर्गन के अंदर ना एक्सप्रेस कर रहा हो। जैसे कि मैं आइज़ के अंदर बात करूं, तो आइज़ के अंदर रॉड्स एंड कोन्स टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे विजनरी जो भी प्रोटीन्स होते हैं जो विजन के काम आते हैं, वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। लिवर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही होंगी जैसे बाइल वगैरह सिंथेसाइज हो रहा होगा। ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज होंगी जो डाइजेशन में या बॉडी को जो टॉक्सिसिटी है उससे रिलीव करने में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप कुल मिला करके देखोगे तो जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ आइज़ एंड जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ लिवर बहुत ज़्यादा अंतर होगा, दोनों में अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ cDNA लाइब्रेरी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि वी आर स्टार्टिंग एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए ओनली। पहले उसने उस ऑर्गन से मैसेंजर आरएनए को ही आइसोलेट किया था। अगर मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया था तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में भी वही चीज़ आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि यस दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गन नंबर 1 एंड दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गन नंबर 2। इसके अलावा दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में, यानी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल और एक डिजीज इंडिविजुअल में प्रोटीन के लेवल पे या जीन के लेवल पे या जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे कितना अंतर है, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी की मदद से। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की स्टडी आप कर सकते हैं। आपको पता होगा ना कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर ये एक मैसेंजर आरएनए है मेरा, ये दिस इज़ अ मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए में यहाँ पे मान लीजिए कि इंट्रॉन 1 है, यहाँ पे एक्सॉन 1 है, यहाँ पे इंट्रॉन 2 है, यहाँ पे एक्सॉन 2 है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और आगे तक इसको लेके जाता हूँ। यहाँ पे इंट्रॉन 3 है
और यहाँ पे एक्सॉन 3 है। ठीक है, आपको पता है कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाता है और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होगा, देखिए सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 की ज़रूरत है, तो कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पे एक्सॉन 1 को जोड़ा गया और यहाँ पे एक्सॉन 3 को जोड़ा गया, इन दोनों को जोड़ करके ये बना दिया गया। तो अगर हमें नॉर्मल स्प्लाइसिंग देखनी है तो नॉर्मल स्प्लाइसिंग में क्या होगा, तीनों एक्सॉन्स जोड़े जाएंगे, एक्सॉन नंबर 1, एक्सॉन नंबर 2 और एक्सॉन नंबर 3, ये तीनों के तीनों एक्सॉन्स मुझे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग देखनी है तो जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं या जो ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं उनको दिखाया जा रहा है, तो एक्सॉन नंबर 1 और एक्सॉन नंबर 3 को साथ में जोड़ दिया गया यहाँ पे। इस तरीके की स्टडीज़ को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के थ्रू समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमेशा ही आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉपुलेशन को स्टडी करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू मैसेंजर आरएनए के पॉपुलेशन को स्टडी करना। क्यों? क्योंकि मैसेंजर आरएनए देखिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो मैसेंजर आरएनए को स्टडी करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम मैसेंजर आरएनए से डिराइव्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है हम उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हो गया, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना ज़्यादा इजी है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो आपने बनाया है आप उसको सीक्वेंस कर सकते हो। सीक्वेंस करने के बाद आप पता लगा सकते हो कि इससे बनने वाले प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा, डायरेक्टली आप उससे प्रोटीन का सीक्वेंस पता लगा सकते हो। ठीक, अगर मैसेंजर आरएनए होता तो मैसेंजर आरएनए में फिर स्प्लाइसिंग हो रही होती, आपको पता नहीं चल पाता कि उससे कौन सा उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर या प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में ऑलरेडी स्प्लाइसिंग हो चुकी होगी तो आप उससे डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू स्क्रीन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज इन द रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। अब एक बार आपने रिकॉम्बिनेंट क्लोन, मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप बना रहे हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सा रिकॉम्बिनेंट क्लोन, ये रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स हैं बहुत सारे, उसमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट क्लोन में आपका डिज़ायर्ड डीएनए है आप पता कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को आप यूज़ करोगे तो वो पेयरिंग कर लेगा और आप पता लगा सकते हो कि यस इस रिकॉम्बिनेंट क्लोन में मेरा डिज़ायर्ड डीएनए है, आराम से आप स्क्रीन आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन इन द बैक्टीरियल सेल। अब देखिए आपको पता है ना कि बैक्टीरियल सेल के अंदर स्प्लाइसिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यूकैरियोटिक, अगर कोई यूकैरियोटिक प्रोटीन की मुझे जैसे कि इंसुलिन की सिंथेसिस करानी है मुझे बैक्टीरिया के अंदर, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा जो भी डीएनए है उसके अंदर कोई भी इंट्रॉन ना हो। तो सीधे जब आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हो तो उसके अंदर कोई भी इंट्रॉन नहीं होता, आप सीधे के सीधे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके यूकैरियोटिक प्रोटीन की सिंथेसिस कैरी आउट करवा सकते हो वहाँ से। ठीक, अब जल्दी से ये हमने सारे के सारे एप्लीकेशंस देख लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सिंथेसिस के। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द जीनोमिक लाइब्रेरी एंड द cDNA लाइब्रेरी। जल्दी से इनके बीच में डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जीनोमिक लाइब्रेरी में हम सारे के सारे पॉसिबल डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं गिवन ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे cDNA लाइब्रेरी में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस्ड जीन सीक्वेंसेस को ही स्टडी कर रहे होते हैं। मैं बता चुका हूँ जीनोमिक लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी होती है, भी मैंने बता दिया, cDNA लाइब्रेरी छोटी होती है। जीन लाइब्रेरी जो होती है वो इंटायर जीनोम को रिप्रेजेंट करती है और cDNA लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ कोडिंग या एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ जीनोम को ही एक्सप्रेस करती है। ठीक, इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ जीन टेकन फ्रॉम जीनोम लाइब्रेरी इज डिफिकल्ट इन प्रोकैरियोट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। अब जीनोमिक लाइब्रेरी से पाए हुए डीएनए को डायरेक्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर इंसर्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवा सकते, बहुत टिपिकल है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म तो होता नहीं है, तो कैसे बनेगा। cDNA में आप एक्सप्रेस करवा सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी स्प्लाइस करवा करके लाए हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे वेक्टर्स को आप जीनोमिक लाइब्रेरी में इंक्लूड करवा सकते हो, जैसे कि कॉस्मिड हो गया, फेज हो गया, प्लाज्मिड हो गया, बैक, याक, ये सारे हो गए। इसी तरीके से अगर हम cDNA के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी प्लाज्मिड, फेज वगैरह को आप यूज़ कर सकते हो। अब याद रखिएगा कि cDNA लाइब्रेरी में फ्रैगमेंट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इंट्रॉन नहीं होता। जीनोमिक लाइब्रेरी में फ्रैगमेंट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पे इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन्ड है कि दिस जीनोमिक लाइब्रेरी विल कंटेन इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, बट अगर cDNA लाइब्रेरी की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पाए जाएंगे, कोई भी इंट्रॉन नहीं पाया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी बताने की कोशिश की है कि जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरी में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द जीनोमिक डीएनए, यहाँ पे पूरा का पूरा जीनोमिक डीएनए है। इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करवा दिया, अब ये पार्ट पार्ट हो गए हैं, आप देख पा रहे हो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हो गए। इसको आपने प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ा और प्लाज्मिड वेक्टर को इंसर्ट करवा दिया बैक्टीरिया के अंदर। दिस इज सीन इन केस ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। वहीं अगर मैं cDNA लाइब्रेरी के बारे में बात करूं तो cDNA लाइब्रेरी में पहले आपको मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करना है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू cDNA की सिंथेसिस करानी है, फिर cDNA को छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्लीव करते हो और उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंसर्ट करवा देते हो और फिर उसको इकोलाई के अंदर इंसर्ट करवा देते हो। उसके बाद जो लाइब्रेरी बनती है वो हम cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं और इस लाइब्रेरी को हम जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। तो दिस इज़ द इंटायर सिनेरियो, ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आपके cDNA लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।